यस वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट ये वाले टॉपिक के अंदर है। इसके पहले जो मॉर्निंग में अपन लोगों ने देखा था उसके अंदर अपन लोगों ने ये देखा था कि दो टाइप के रेट रेजिम्स हैं। एक तो फिक्सेड रेजिम जहाँ पे गवर्नमेंट खुद होके एक रेट डिसाइड करती है और वही रेट सभी लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे कि 76 रुपीज पर डॉलर अगर रेट डिसाइड किया अगेंस्ट डॉलर तो ये रेट को सरकार ऊपर भी नहीं जाने देंगी, नीचे भी नहीं जाने देंगी, तो 76 ही रेट बना रहेगा। इसको बोलते क्या है अपन लोग, फिक्स रेट रेजिम, जहाँ पे रेट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। क्या बोलते थे हम इसको, पेगिंग भी बोलते थे, पेग, हार्ड पेग। और एक सॉफ्ट पेग या फिर फ्लेक्सिबल रेट रेजिम क्या रहता था, एकदम फ्लेक्सिबल जो है, जहाँ पे मार्केट का पूरा इंटरवेंशन रहेगा, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं अपन लोग फुल फ्लेक्सिबल। एक जो बीच वाला है जहाँ पे पेगिंग भी नहीं है कंप्लीटली और कंप्लीटली फ्लेक्सिबल भी नहीं है, जिसको अपन लोग बोलते थे सॉफ्ट पैक, विच इज मोस्टली टेकन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज सॉफ्ट पैक फॉलो करती है, जहाँ पे एक लिमिटेड इंटरवेंशन रहता है गवर्नमेंट का। ठीक है, हार्ड पैक पूरा गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल पूरा मार्केट, इन दोनों के बीच में सॉफ्ट पैक, पूरा गवर्नमेंट भी नहीं पूरा मार्केट भी नहीं। मार्केट के अंदर बहुत अगर अब थोड़ा कुछ हो जाएगा, कुछ गलती हो रहा होगा तो ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने वाली है। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सॉफ्ट पैक। ठीक है, पूछ सकते हैं हार्ड पैक क्या रहता है, सॉफ्ट पैक क्या रहता है, पैकिंग क्या रहता है। फिक्स्ड रेजिम का क्या है, ऑफकोर्स वहाँ पे फ्लक्चुएशन रहने वाला नहीं है, एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा। रिस्क कैसा रह सकता है, देखो कल मैंने $1 लाख का माल खरीदा था अमेरिका से, तो 76 रुपीज पर डॉलर था। एक महीने बाद में जब मुझे पेमेंट करना है तो 78 रुपीज पर डॉलर हो गया, मतलब मेरा बैठा बिठाए 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि करेंसी आपकी कॉन्स्टेंट नहीं है। फिक्स रेट रेजिम में क्या है, 76 मतलब 76 ही रहेगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो जाए, ट्रांजेक्शन डॉट कॉस्ट दैट कैन इम्पेड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लो हैम्पर होगा ना, अगर ऐसा कम ज्यादा हो रहा तो लोग ट्रेड करना चाहेंगे क्या, नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर लेस रिस्की अंडर फिक्स्ड रेजिम एज प्रॉफिट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं, कल 76 रुपीज पर डॉलर था, आज भी उतना ही है, परसों भी उतना ही रहेगा। फिक्स्ड रेट रेजिम कैन ग्रेटली एनहांस इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बढ़ने वाला है क्योंकि एक्सचेंज रेट रिस्क कम हो जाता। रिडक्शन इन स्पेकुलेशन, एक्सचेंज रेट मूवमेंट, स्पेकुलेशन नहीं होगा, लोग जैसा शेयर खरीदते वैसा इंडिया में करेंसी भी खरीदते, डॉलर आज डॉलर खरीद रहे कल बेच रहे, बढ़ रहा घट रहा, वो सब स्पेकुलेशन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि रेट कांस्टेंट है। डिसिप्लिन रहेगा कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम में, इन्फ्लेशन भी कम रहने वाला है। इन्फ्लेशन क्यों कम रहेगा, देखो पहली बात, जब आप इंपोर्ट करते मतलब आप डॉलर में पेमेंट करते, कल डॉलर 76 रुपीज था तो आपने 76 के हिसाब से खरीदा, तो होम मार्केट में भी 76 के हिसाब से जाएगा और वो उससे रिलेटेड कमोडिटीज भी सस्ती रहेंगी। लेकिन वो 76 का 80 हो गया तो इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, तो इंडियन मार्केट में भी कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं है, फिर लोअर रहेगा क्योंकि इंपोर्ट का खर्च नहीं बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफ कोर्स क्योंकि इनका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, स्टेबिलिटी को ये दर्शाता है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा ना, आप भी कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सरकार को हमेशा इंटरवीन करना पड़ेगा और हमेशा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है देखो, 76 पर डॉलर आपने बोल तो दिया, 76 रुपीज पर डॉलर बोले, सरकार ने पैक कर दिया, रेट को फिक्स कर दिया। लेकिन जैसे ही डॉलर कम हो जाएगा, डॉलर मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाने की वजह से प्राइस बढ़ना चाहेगा, लेकिन सरकार को प्राइस बढ़ने देना है क्या, नहीं, तो सरकार को अपने पास का डॉलर मार्केट में डालना पड़ेगा। डॉलर ज्यादा हो गए तो प्राइस फॉल हो सकता है, लेकिन सरकार को प्राइस फॉल होने देना है क्या, नहीं, तो डॉलर मार्केट से उठाना पड़ेंगे। बाय एंड सेलिंग के लिए सरकार को तैयार रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्लोटिंग रेट रेजिम को अपनाना चाहिए, जो कि मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड की वजह से डिटरमिन्ड रेट रहता है। सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी का, आरबीआई का कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसके एडवांटेजेस क्या है, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट को अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना है, उनको ये इसके ऊपर ध्यान ही देना नहीं है। इन्फ्लेशन वगैरह उनको उनके हिसाब से, अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर उनको कुछ भी ध्यान देने का नहीं है, किसको, सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी सारी मॉनेटरी अथॉरिटीज को। उनको उनकी मॉनेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो उनको उनका इंडिपेंडेंटली करना है, उनको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ध्यान ही देना नहीं है। जैसे आज की तारीख में गवर्नमेंट का शेयर बाजार के अंदर कुछ भी इंटरवेंशन नहीं, उनका शेयर बाजार अपना चलते रहता, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब करती रहती है। Floating rate regime allows exchange rate to be used as a policy tool. For example, policymakers can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of the tradable good sector. मतलब क्या हो गया देखो, एक सेकेंड,
ठीक है। फ्लोटिंग रेट रेजिम अलाउज एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड एज अ पॉलिसी टूल। वो नहीं, एक्सचेंज गवर्नमेंट नहीं अपना रही कुछ भी एक्सचेंज रेट को, कुछ भी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं एक्सचेंज रेट में, लेकिन एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, एक पॉलिसी टूल जैसा आप अपना सकते हैं। सरकार की एक अपनी अलग पॉलिसी, एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन स्टिल एक्सचेंज रेट कैन बी यूज्ड एज अ पॉलिसी टूल। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी मेकर्स मतलब कौन, गवर्नमेंट कैन एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट टू इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ट्रेडेबल गुड्स एंड द सेक्टर। नॉमिनल एक्सचेंज रेट को वो एडजस्ट कर सकते हैं। सर नॉमिनल एक्सचेंज क्या रेट क्या रहता है, ये अपन आगे देखने ही वाले हैं। तो एक पॉइंट अपन और एक बार बाद में देखेंगे। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेडेबल गुड सेक्टर मतलब कि अपने जो गुड्स है, अपने जो इंडिया में जो गुड्स है वो बाहर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे आगे देखने वाले। देयर इज नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू इंटरवीन इन द करेंसी मार्केट। सेंट्रल बैंक को अपने पास में रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी पॉलिसी अलग से बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो एक्सचेंज रेट है उसको भी पॉलिसी टूल करके अपना सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, फॉर मेकिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो आज क्या है कल क्या है, समझ में आ रहा क्या है। उसकी वजह से एक्सचेंज रेट का रिस्क बढ़ जाता है। 76 में खरीदा था, पैसा देते समय 78 बढ़ गया, मतलब मेरी इनपुट की कॉस्ट बढ़ सकती है, नुकसान हो सकता है। Lot of uncertainties in relation to international transaction and a risk premium to the cost of goods and assets traded across border. In short, fixed rate regime brings in more currency and more stability and credibility, but lacks flexibility. लेकिन फ्लोटिंग रेट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। क्या बोला देखो, फिक्स रेट रेजिम ब्रिंग्स इन मोर करेंसी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी है और क्रेडिबिलिटी भी। फिक्स में स्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, मॉनेटरी पैसा भी ज़्यादा आएगा देश में क्योंकि स्टेबल है, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बदलता ही नहीं। जबकि फ्लेक्सिबल है फ्लोटिंग रेट रेजिम, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों के अपने नुकसान और फायदे हैं। अब अपन वही देखने वाले नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या रहता। देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या रहता। देखो कोई भी आप कोई भी सामान खरीदेंगे, कोई भी थिंग्स खरीदेंगे, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, उसका हर एक का अपना एक रेट रहता है ना, हर एक का एक रेट रहता है। वैसे ही जब आप लोग डॉलर खरीद रहे तो डॉलर का भी एक रेट रहता है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब क्या कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या रहेगा कि जब आप लोग डॉलर खरीद रहे तो कुछ ना कुछ रुपए को पे कर रहे हैं, है ना। मतलब कि डॉलर खरीदने के लिए कितना रुपए पे कर रहे हैं, कैसे रुपए पे कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मतलब क्या है देखो, जब आप एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरे करेंसी को कोट करते तो उसको ही क्या बोलते हैं आप लोग, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। व्हेन यू आर कोटिंग वन करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी, सिंपल है, 76 रुपीज पर डॉलर, it is nothing but you are paying 76 rupees for getting $1. This is known as the nominal exchange rate। ठीक है, नॉमिनल मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में एक करेंसी के बदले दूसरी कितनी करेंसी आती है या जाती है वो अपन लोग देख रहे हैं। We have been discussing so far about the nominal exchange rate, which refers to the rate at which a person can buy the currency of one country for the currency of another। 76 रुपए के बदले $1, इसको बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ये डॉलर के लिए हो गया, ऐसे अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रेट रहेंगे। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। हाउएवर ट्रेड फ्लोज आर अफेक्टेड नॉट बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट बट इंस्टेड बाय द रियल एक्सचेंज रेट। लेकिन सिर्फ नॉमिनल एक्सचेंज रेट काम में आता है कि नहीं, बोलते रियल एक्सचेंज रेट आप लोगों ने देखना चाहिए। देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ द फॉरेन गुड्स। जैसे एक एप्पल का आईफोन, ठीक है, एक एप्पल का आईफोन जो है वो यूएस के अंदर मिलता है $20 को, $20 को एक एप्पल का आईफोन मिलता है। तो इंडिया में अगर उसका इक्विवेलेंट प्राइस देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर 20 मल्टीप्लाइड बाय 76 तो दैट इज इक्वल टू 1520 रुपए का उसका रहने वाला है। मतलब मैं इसके अंदर बाकी कुछ भी खर्चा नहीं पकड़ रहा, सिर्फ मैं उनकी प्राइस के अगेंस्ट प्राइस कंपेयर कर रहा। यहाँ के $20 इज इक्वल टू यहाँ के 1520 रुपए, वहाँ के $20 इज इक्वल टू यहाँ के 1520 रुपए। इतना सिंपल बात है। मतलब क्या हो गया, मैं सिर्फ करेंसी के अगेंस्ट करेंसी लिख रहा लेकिन एक्चुअली इतना इक्विवेलेंट रहता क्या, वहाँ पे $20 की जो चीजें यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 1520 में मिल जाएंगी क्या, कभी भी नहीं। इतना इक्विवेलेंट कभी भी नहीं रहता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस अलग है, यहाँ पे टैक्सेस अलग है। वहाँ के फ़ोन यहाँ पे आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टैक्सेशन कॉस्ट है। वहाँ पे कोई चीज़ सस्ती मिलती है, रॉ मटेरियल वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे उतनी सस्ता नहीं बेचना है, कंपनी कुछ बेचना नहीं रहता इक्विवेलेंट प्राइस। समझ में आ रहा है ना।
तो बाकी भी और बहुत सारी चीजें रहती है, एक्सचेंज कॉस्ट रहता, करेंसी का इंटरचेंजेबिलिटी कॉस्ट रहता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता, ब्रोकरेज कॉस्ट रहता, मार्जिन रहते, डीलर्स के मार्जिन रहते हैं और बहुत सारी चीजें। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या बोलता है, सिर्फ ये करेंसी का अगेंस्ट वो करेंसी, मतलब $20 का आईफोन उधर 1520 में यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे कोई व्यवहार नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज अ सिंपल वन करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। उधर की $20 इज इक्वल टू यहाँ के 1520 रुपीज, एज सिंपल एज दैट। तो इसके लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई भी व्यवहार नहीं होता। कौन सा रेट इस्तेमाल होता है? रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर व्यवहार होता है, रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर चीजें मिलती है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे सिर्फ करेंसी के अगेंस्ट करेंसी, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। रियल exchange rate is the rate at which a person can trade the goods and services of one country for goods of another country. रियल exchange rate is वहाँ का एक आईफोन, यहाँ का एक आईफोन कितने में मिल रहा है, आईफोन के अगेंस्ट आईफोन, मतलब वहाँ पे एक आईफोन, यहाँ पे एक आईफोन, ठीक है, वहाँ का एक आईफोन, यहाँ का एक आईफोन, आईफोन के अगेंस्ट आईफोन, वहाँ पे एक आईफोन कितने में आता है, यहाँ पे एक आईफोन कितने में आता है। इसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट, विच इज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या रहता है, वहाँ की करेंसी के अगेंस्ट यहाँ की कितनी है करेंसी, ठीक है। इट डिस्क्राइब हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर वन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री, मतलब यहाँ के एक आईफोन के बदले वहाँ के कितने आईफोन आते हैं, यहाँ पे एक आईफोन इतने में आता है, वहाँ पे एक आईफोन कितना आता है, मतलब यहाँ पे एक आईफोन दिया तो वहाँ पे भी उतने इसमें एक आईफोन आता है क्या, ये अपन लोग देखते हैं। इट डिस्क्राइब हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन वन कंट्री, हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर वन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री। जैसे अगर मैं बोलूँ तो यूएस के अंदर कैसा हो जाएगा, यूएस के अंदर एक आईफोन है, इंडिया के अंदर एक आईफोन भी देना पड़ता, प्लस आपको एक उसके साथ में और 1000 रुपये भी देना पड़ता, मतलब क्या हो गया, वहाँ का एक आईफोन, यहाँ की एक आईफोन प्लस 1000 रुपये की इक्विवेलेंट है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक आईफोन दिया तो इंडिया के अंदर उतने में एक आईफोन नहीं मिलता, वो आईफोन भी देना पड़ेगा और कुछ और एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इट डिस्क्राइब हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर one of that goods or services in the foreign country. How many goods and services in one country, one iPhone can be traded for one of the goods and services in that foreign country, one iPhone plus 1000 rupees. A country's real exchange rate is key determinant of its net export of goods and services. ये ठहराता है कि आपके कितने goods and services exchange हो सकते हैं। और सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपन लोग बात करते हैं, और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1 लाख गुड्स दिए यूएस से इंडिया, 1 लाख गुड्स दिए तो इंडिया से 1,20,000 देना पड़ते हैं यूएस को, मतलब यूएस से इंडिया में कितने आ रहे गुड्स, 1 लाख, और इंडिया से यूएस में कितने जा रहे हैं, 1,20,000। मतलब ही क्या कि यूएस की करेंसी स्ट्रांग है, यूएस की गुड्स का भाव ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, यूएस से 1 लाख गुड्स जा रहे इंडिया में, लेकिन इंडिया से 1,20,000 जा रहे गुड्स यूएस में, सेम गुड्स, हाँ सेम गुड्स की बात चालू है। यूएस से 1 लाख गुड्स आते और इंडिया से सेम 1,20,000 जाना पड़ते हैं गुड्स, तब जाके ट्रांजेक्शन इक्विवेलेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट। सर ऐसा क्यों, कि अपने को उनके यहाँ से 1 ही लाख आ रहा, अपने को 1,20 भेजना पड़ रहा, अपन नीचे क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है। तो रियल एक्सचेंज रेट कैसा रहता मालूम है क्या, कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है करेंसी के अगेंस्ट करेंसी मल्टीप्लाइड बाय भारत का इन्फ्लेशन डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स, डोमेस्टिक प्राइस बाय फॉरेन प्राइस या फिर प्राइस इंडेक्स, मतलब रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन, भारत में कितना इन्फ्लेशन है एज कंपेयर्ड टू फॉरेन में कितना इन्फ्लेशन है। आई रिपीट, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू nominal exchange rate multiplied by domestic price index divided by foreign price index। समझ में आ रहा? For calculating real exchange rate in case of trading a single good, we must first use the nominal exchange rate to convert the prices into common currency. The real exchange rate between two currencies is the product of nominal exchange rate and the ratio of prices between the two country. अपना nominal exchange rate जैसे अपन ने यहाँ पे था 76, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को,
ये इंडिया में आईफोन मिलता है जैसे 50,000 हो, सेम गुड्स की बात चालू है, और यूएस के अंदर मिलता है सपोज, यूएस के अंदर मिलता होगा सपोज यूएस के अंदर मिलता होगा जैसे $650 में, $650, तो क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ का नॉमिनल एक्सचेंज रेट और मल्टीप्लाइड बाय 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय यूएस का डॉलर का रेट $650 मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्टेबिलिटी का फैक्टर। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा कि अपना नॉमिनल एक्सचेंज रेट करेंसी के अगेंस्ट करेंसी एक्सचेंज करने का रेट मल्टीप्लाइड बाय इंडिया के अंदर आईफोन का प्राइस 50,000, यूएस के अंदर आईफोन का प्राइस $650 को और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? और ये आ जाता आपका जो ये जो रियल एक्सचेंज रेट है वो 76.92 आ रहा है। 76 क्या था, सिर्फ करेंसी के अगेंस्ट करेंसी, लेकिन गुड्स एक्सचेंज करेंगे तो 76.92 रुपीज पर डॉलर है। समझ में आ रहा है ना, बढ़ रहा है ये प्राइस आप लोगों को। क्या करा मैंने, 76 था नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय इंडिया के अंदर आईफोन का प्राइस, यूएस के अंदर आईफोन का प्राइस डिवाइड करके निकाला रेट नया 76.92। ये है आप लोगों का रियल एक्सचेंज रेट। इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होते हैं। नॉमिनल में तो क्या है, करेंसी के अगेंस्ट करेंसी, उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होता। और बहुत सारी चीजें, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नॉमिनल के अंदर अगर आप लगाएंगे उसको बोलते हैं आप लोग रियल एक्सचेंज रेट। एक और कंसेप्ट है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जैसे तो सिर्फ यूएस के लिए हो गया ना, फिर अपन लोग क्या करते हैं, इज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, sorry, the real effective exchange rate is the nominal effective exchange rate, a measure of value of domestic currency against weighted average of various foreign currency। मतलब वहाँ पे क्या रहेगा मालूम है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय सारे कंट्रीज के जिसके साथ में आप ट्रेड करते हैं उनका वेटेड प्राइस इंडेक्स। जैसे यूएस के साथ में भी करते हैं, चाइना के साथ में भी करते हैं, जापान के साथ में भी करते हैं, सभी कंट्रीज के इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसके अंदर दिया हुआ है। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर सभी कंट्रीज के एक्सचेंज रेट का इफेक्ट आएगा, और सिर्फ रियल एक्सचेंज रेट के अंदर एक ही कंट्री का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय वेटेड प्राइस इंडेक्स, ये हो गया REER, जहाँ पे वेटेड प्राइस इंडेक्स है डिनोमिनेटर सारे कंट्रीज का जिनके साथ में आप ट्रेड करते हो। और रियल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स, सिर्फ एक ही कंट्री का इन्फ्लेशन का इफेक्ट। और यहाँ पे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में सभी कंट्रीज जिसके साथ में आप ट्रेड करते हो उनके सभी कंट्रीज के इन्फ्लेशन का इफेक्ट। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, अब ये हो गया एक पॉइंट अपन ने ऊपर छोड़ा था, उसको अपन लोग देख लेते हैं। हाँ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime allows exchange rate to be used as a policy tool। कैसे? For example, policy makers can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of the tradable goods sector। nominal exchange rate को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो, जो भी मार्केट में जो रेट रहता है वो क्या रहता है, रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो सिर्फ करेंसी के अगेंस्ट करेंसी के लिए रहता है, विच इज ओनली अ सिंबॉलिक फिगर। असली में ट्रेडिंग क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो सरकार एडजस्ट कर सकती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट को, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट असलियत में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसके अगेंस्ट गुड्स का एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग कभी भी नहीं होता। वो सिर्फ मुंह बोला फिगर है, सिर्फ बोलने के लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, उसके ऊपर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ही नहीं है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है RER के अंदर। ठीक है, चलो आगे का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।